नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम भारत की विदेश नीति की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे थे और इसका अध्ययन करते हुए पिछले वीडियो में हमने देखा था 1947 से लेके 1991 तक किस प्रकार से भारत की स्थितियां बदल रही हैं। हमने प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी तक के कार्यकाल को देखा था। जब राजीव गांधी की 1991 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव बनते हैं। हमारे विदेश नीति की प्रवृत्तियों का अध्ययन अब हम 1991 से इसी PV नरसिम्हा राव के सरकार से करेंगे। तो PV नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय 1991 का दौर था। भारत एक बंद अर्थव्यवस्था का पालन कर रहा था और भारत पर विदेशों का बहुत ज़्यादा कर्ज भी आ गया था। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से PV नरसिम्हा राव की सरकार ने एक पॉलिसी इस्तेमाल की जिसे LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, जिसे हम हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण कहते हैं। उदारीकरण में कुछ इस तरह से नियम कानून बनाए गए कि जो लाइसेंस पद्धति थी उसमें ढिलाई बरती गई और भारत की अर्थव्यवस्था जो एक बंद अर्थव्यवस्था थी उसे विश्व बाजार के लिए भी खोल दिया गया। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, मतलब इसमें ये किया गया कि अब अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में जो योगदान होगा वह निजी क्षेत्र भी कर सकते हैं, वे भी अपने उद्योग धंधे लगा सकते हैं, लोगों को रोजगार मुहैया कर सकते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा था वो भूमंडलीकरण था। भूमंडलीकरण यानी जिसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसका ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था और विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्र विश्व के अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से संबद्ध हो गए। यानी कि जो घटनाएं विश्व में घटित थी या जो घटनाएं भारत में घटित हो रही थी उसका एक दूसरे पर असर और प्रभाव निरंतर पड़ना शुरू हो गया। तो ये एक ऐसा दौर था जहां से भारत की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा युग शुरू होता है जिसने भारत को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी बना दिया। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव के ही समय एक नीति लागू की गई जिसे हम कहते हैं पूर्व की ओर देखो नीति। दरअसल इस नीति का ये उद्देश्य था कि भारत अपने जो पूर्वी पड़ोसी देश हैं उनके सामने अपने संबंधों को अच्छा बनाए। इसके अंतर्गत भारत ऑस्ट्रेलिया, आसियान देश, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाना शुरू कर दिया। तो उसी नीति को पूर्व की ओर देखो नीति कहा गया। इसके अलावा भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने अब शुरू कर दिए थे। साथ ही PV नरसिम्हा का ही वह दौर था जब भारत ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को ऊंचाई देना प्रदान किया। तो ये सब घटनाएं PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुई। PV नरसिम्हा राव के बाद भारत के एक प्रधानमंत्री बने जो पहले 1996 में भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। उनका नाम था IK गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल। आगे चलकर सन 1997 में ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था, लेकिन इन्होंने कुछ एक ऐसे कार्य किए जिसके कारण इनके कार्यकाल को याद किया जाता है। जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को अच्छा बनाने के उद्देश्य से IK गुजराल के कार्यकाल को जाना जाता है और इन्होंने पड़ोसी देशों से संबंध बढ़िया बनाने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे हम आज भी गुजराल डॉक्ट्रिन के रूप में पढ़ते हैं। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में भारत को एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का भी श्रेय IK गुजराल के कार्यकाल को ही जाता है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं और इनका कार्यकाल 1998 से सन
2004 तक था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनते ही सन 1998 में सबसे बड़ा कार्य जो किया वो था परमाणु परीक्षण कर दिया। इससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में परमाणु परीक्षण हुआ था, लेकिन यह दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किया जाता है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत न केवल एक आदर्शों को मानने वाला देश है, बल्कि वक्त पड़ने पर वह व्यवहारिक नज़रिया भी अपनाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा पाकिस्तान से संबंध अच्छा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर घोषणा पत्र की व्यवस्था की, जो कि 1999 में हुआ। लेकिन लाहौर घोषणा पत्र के साथ ही लाहौर बस यात्रा भी शुरू की, लेकिन पाकिस्तान ने धोखेबाजी करते हुए 1999 में ही भारत के विरुद्ध कारगिल का युद्ध छेड़ दिया। यह अटल बिहारी वाजपेयी का ही कार्यकाल था जब अमेरिका के साथ संबंधों को काफ़ी ज़्यादा वरीयता दी जानी शुरू की गई। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही विदेशों में रह रहे भारतीयों, जिन्हें कि हम प्रवासी कहते हैं, विदेशों में रह रहे प्रवासियों के साथ एक अच्छा संबंध और भारत की तरफ उनके खिंचाव को आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना शुरू कर दिया गया, और यह घटना सन 2003 की है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव के समय में जो इजराइल के साथ संबंधों की शुरुआत हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उन संबंधों में बहुत ही तेज़ी से इजाफा हुआ। इसके बाद सन 2004 में ही कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इनका कार्यकाल सन 2004 से लेकर 2014 तक था। इनका कार्यकाल आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से एक नए युग की स्थापना करता हुआ कार्यकाल दिखाई देता है। यह वही काल था जब यूरोपीय संघ और इंडिया एक निवेश समझौता करते हैं। कब? सन 2004 में। इसके अलावा चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत की यात्रा करते हैं और भारत के कृषि उत्पादों के लिए उन्होंने अपने बाज़ारों को खोल दिया और यह भी आश्वासन दिया कि जल्दी ही भारत और चाइना के बीच में मुक्त व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा अब दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ही पश्चिम एशिया के साथ संबंधों में मनमोहन सरकार के समय में काफ़ी तेज़ी दिखाई देती है। साथ ही जिस प्रकार से पूर्व की ओर देखो नीति चालू की गई थी, उसी प्रकार सन 2005 में पश्चिम की ओर देखो नीति शुरू की जाती है, और इससे यह है कि भारत के जो तेल इत्यादि साधन जुटाने थे ऊर्जा के लिए, उसमें यह नीति एक कारगर नीति बनकर उभरना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मनमोहन सिंह का ही कार्यकाल था जब अमेरिका के साथ सिविल परमाणु समझौता सन 2008 को अमली जामा पहना दिया जाता है। इसके अलावा यह वही काल था जब कम से कम जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी देश हैं, सन 2010 में वो उन पांचों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत की यात्रा पर आते हैं, और साथ ही उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी सदस्यता की ओर इशारा करते हुए उसका समर्थन किया था। सन 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार चली जाती है। इसके बाद एनडीए की सरकार आती है जिसमें नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, और 2014 के बाद से अब तक के कार्यकाल को इसमें हम देखते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब उन्होंने पहली बार शपथ ली थी तो अपने पड़ोसियों के महत्व को समझते हुए उन्होंने पहली बार किया कि सबसे पहले उन्होंने सार्क देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्या किया? आमंत्रित किया। इसके अलावा वह सबसे पहले भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की यात्रा करते हैं। इसके अलावा यह काल आर्थिक विकास और सहयोग के क्षेत्र में एक बहुत ही उत्कर्ष का काल माना जाता है। आर्थिक विकास और निवेश को आकर्षित करने के लिए और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मेक इन इंडिया नामक एक ज़बरदस्त पहल शुरू की गई।
इसके अलावा विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को उन्होंने अमली जामा अपने कार्यकाल में पहनाने का कार्य शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त विश्व योगा दिवस के माध्यम से भारत ने अपने सॉफ्ट पावर के स्वरूप को विश्व के सामने रखने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाने पर भी विशेष ध्यान दिया। वास्तव में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वह लुक ईस्ट पॉलिसी का ही अगला रूप है, जिसमें वह अपने पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ और सुदूर के पूर्वी देशों के साथ एक बेहतरीन और मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रयासरत दिखते हैं। और यह सब कार्य करने के लिए उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भारत के साथ यानी अपनी जड़ के साथ जोड़ने का विशेष काम करते हैं। इसी कारण जब भी वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में जब जाते हैं या किन्हीं भी विदेशी दौरों पर जाते हैं तो सबसे पहले वो एक काम अवश्य करते हैं कि वो वहाँ रह रहे प्रवासी भारतीयों को एक सार्वजनिक सभा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास जरूर करते हैं और उन्हें अपने जड़ की तरफ भी आने के लिए एक विशेष गुजारिश करते हुए दिखाई देते। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत के द्वारा इजराइल और अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों में एक विशेष गर्माहट दिखाई देती है। इसके अलावा चीन के साथ सन 2017 में डोकलाम विवाद पर उन्होंने तनाव को कम करने का प्रयास किया और यह भी चेताया कि अब भारत पहले का भारत नहीं है जो केवल आदर्शवादी सिद्धांतों का पालन करता था, बल्कि अगर भारत को छेड़ा जाए ईंट का जवाब पत्थर से देने की पूरी कुव्वत रखता है। इसके अलावा म्यांमार में अपनी सेना भेजना और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करना और इसके साथ ही आतंकवादियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए भारत ने अपने सॉफ्ट पावर के स्वरूप को बदलने का पूरा प्रयास किया और यह साबित करने की कोशिश की कि अगर भारत को किसी भी तरीके से भारत की सुरक्षा चिंताओं को अगर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो भारत विश्व बिरादरी की चिंता न करते हुए इसका मजबूती से प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेगा। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो धीरे धीरे भारत के स्वरूप को यानी प्रवृत्तियों को बदलने का कार्य कर रही थी। भारत आदर्शवाद से चलकर सॉफ्ट पावर के स्वरूप को बदलने का भरपूर प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जितनी भी वैश्विक समस्याएं हैं उसके संदर्भ में भारत एक मजबूती के साथ और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में विश्व का नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। आज भारत यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से अपने देश में निवेश को आकर्षित करने का तो प्रयास कर ही रहा है। वैश्विक समस्याएं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जन आदि के क्षेत्र में भारत एक अग्रणी और संकल्प धारण करने वाला देश विश्व के सामने अपनी छवि प्रस्तुत कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा कि 2023 में जो G20 का सम्मेलन होना है वह भारत में होना है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर जो 7 सूत्री कार्यक्रम है उस पर भी भारत मजबूती से कार्य कर रहा है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की तत्परता बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत हो रही है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 2015 में फ्रांस के साथ उसका बनाया गया सोलर अलायंस भी दिखाई देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये रही भारत की विदेश नीति की प्रवृत्तियाँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।